साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने 8 यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सामाजिक विज्ञान की रेगुलर कक्षा यूनिट वार मैं ला रहा हूँ आप सबके लिए। आज की सेशन में हम इकाई 9 पर बात करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख घटक पर आज की इस वीडियो में बात होगी, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, भूमिगत जल, हिम नदी, हवाएं, लहरें इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपके इस यूनिट में जो सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करेंगे। साथ ही अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, क्योंकि आप सबके लिए ऐसे ही जो है बहुत ही अच्छी वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। चलिए फिर यूनिट 9 हम इकाई 9 से शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटक, अब हम सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, सबसे पहले हम इन 3 पर बात करते हैं। पहला आता है आपका स्थल मंडल, दूसरा आता है आपका जल मंडल और तीसरा आता है आपका वायुमंडल। इन 3 पर सर्वप्रथम हम चर्चा करें तो चर्चा की शुरुआत में हम स्थल मंडल से शुरू करते हैं। देखो, स्थल मंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाता है। अर्थात स्थल मतलब जमीन जलकथन है ना, मतलब जेमा बड़े बड़े महासागर हवाए, जेमा महाद्वीप मन हवाए, मतलब एशिया जितना भी 7-8 महाद्वीप है, जितना महाद्वीप मन हवाए, और हमन जिहाँ रहथन वो भी भूमि, धरती, स्थल है ना भाई। मतलब क्या है हमारा कि जिसमें इंसान निवास करता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका सभी महाद्वीप स्थित है, जिसमें महासागर स्थित है, वो सभी क्या कहलाता है? आपका स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ बात हो गई स्थल मंडल की, तो इस स्थल में सिर्फ हम निवास नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जंगल भी है मेरे दोस्तों और पानी भी है ना। इसी स्थल मंडल में जंगल भी है और पानी से सराबोर भी है। तो कितने प्रतिशत भाग जल है? तो देखो, यहाँ पर 71% भाग जल है। मतलब जो पृथ्वी 100% से पृथ्वी बना है, इस 100 में 71% भाग पूरा जलों से ही घिरा है। मतलब इंसान रहता है और पेड़ पौधे हैं, तो केवल 29% भाग ही स्थल है पृथ्वी का। ठीक है, अर्थात 71% भाग तो पूरा पानी है, इसमें हम तो रह नहीं सकते है ना। केवल और केवल 29% भाग ही ऐसा है जिसमें इंसान निवास करता है, साथ ही साथ जंगल भी है ना। अर्थात कुछ ही भाग में इंसान रहता है, बाकी भाग जंगलों से आच्छादित है, जंगलों से घिरा हुआ है। समझ रहे हैं? तो आपको इसको याद रखना है, 71% भाग जल है और 29% भाग क्या है? स्थल है। ठीक है, आगे बात करें तो पृथ्वी पर जो अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट। देखो, पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से नापी जाती है। 8,850 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी में आता है, इसी पृथ्वी या इसी स्थल मंडल का ही हिस्सा होता है साथियों आपका चट्टान। भाई चट्टान कहां पर है? इसी धरती, इसी भूमि स्थल के ही ऊपर में बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े चट्टान निर्मित हैं और पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को ही हम चट्टान कहते हैं। कठोर भाग मतलब जैसे मिट्टी है, बहुत सारा गदवा है, तो ओकर से चट्टान नहीं बने, वो तो भूसा रहते, रहापम खपटबेट खपटा जाते। लेकिन चट्टान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि चट्टान बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर के जो कठोर भाग है उसको ही चट्टान कहते हैं। और ये जो चट्टान है मेरे दोस्तों, वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। सर्वप्रथम है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान। तो देखो, अब इन 3 चट्टानों पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? देखो, यहां पर आपको दिमाग में कैसे रखना है, आग्नेय
आग मतलब अग्नि। अब जब अग्नि की तरह दहक ही तो ज्वाला निकल ही, लावा निकल ही, मैग्मा निकल ही, अर्थात आग्नेय चट्टान जिसमें लावा, आगे की तरह लावा निकल रहा है, मैग्मा या लावा के जमने से जब बन रहा हो वो आग्नेय चट्टान है। क्योंकि इसमें निकलेगा नहीं ना, जम रहा, निकल के जम रहा है, ठीक है। अर्थात मैग्मा या लावा के जमने से जो चट्टान जो है बनती है उसको क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझिए, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सभी आपका आग्नेय चट्टान में आता है। और इसी आग्नेय चट्टान में चुंबकीय लोहे के गुण वाले धातु भी पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे लोहा जिसमें चुंबकीय क्वालिटी होती है, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि जो मेटल्स हैं इसी आग्नेय चट्टान से हमको प्राप्त होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा इसी आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, अर्थात जो बेसाल्ट पाया जाता है उसमें भी लोहे की मात्रा देखी गई है। और ये मिलता कहाँ है? आपका आग्नेय चट्टान में मिलता है। आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखो, आग्नेय चट्टान से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न आपका पूछा गया है कई बार कि काली मिट्टी कहां से प्राप्त होती है, तो ये आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अभ्रक भी आपको आग्नेय चट्टान से ही प्राप्त होती है जो कि कोडरमा झारखंड में मिलता है, जो अभ्रक है ठीक है भाई। आग्नेय चट्टान चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, दूसरा है हमारा अवसादी चट्टान। देखो, नाम से स्पष्ट होती नजर आती हैं। तो अवसाद मतलब प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है। मतलब क्या कहना है, जो छोटे छोटे चट्टान हैं टूट करके एक अवसाद बना लेता है, कूड़ा करकट बना लेता है, एक जगह जमा हो जाता है। और यह बहुत सारे अवधि मतलब लंबा समय के बाद में यह रासायनिक क्रिया करके या दबाव से या किसी अन्य कारण से यह ठोस रूप में क्या हो जाता है भाई? बदल जाता है, और यही अवसादी चट्टान कहलाता है। मतलब क्या है? देखो, अवसाद मतलब जितने भी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूट गया टूट करके एक जगह जाकर एकत्रित हो गया, और यह लंबा समय बाद में क्या हुआ? एकत्रित होकर के यही जम गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, और यही क्या कहलाता है? हमारा अवसादी चट्टान। मतलब अवसाद की तरह वो जम गया है ना। लेकिन आग्नेय क्या था? आग मतलब एक लावा की तरह ये जम जाता है। आग मतलब लावा, है ना। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो समझ गए भाई अवसादी चट्टान। जैसे इसमें देखो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी, ये सभी किसमें आता है? आपका अवसादी चट्टान में आता है। अब इस चट्टान में देखो, यह चट्टान परतदार होती है। इसमें वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म भी पाया जाता है। चूंकि साथियों ये जो अवसादी चट्टान है वह लंबे समय से जमा रहता है, अर्थात अवसाद जो गंदगी से कहना चाहिए छोटे छोटे टुकड़े एक जगह एकत्रित होते हैं तब बनता है अवसादी चट्टान। तो इसमें जीव जंतु एकदम सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के वनस्पतियों के अंश पाए जाते हैं। खनिज तेल भी अवसादी चट्टान से ही प्राप्त किया जाता है। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। देखो, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, तो ये सभी बलुआ पत्थर नाम का जो अवसादी चट्टान आता है उसी से ये सभी क्या हुआ है? बना हुआ है। तो आग्नेय और अवसादी आपको समझ में आ गया है। आगे हम बात करेंगे, तीसरा जो चट्टान के पार्ट हैं वह है कायांतरित चट्टान। देखो, ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय अवसादी को समझ गए। अब कायांतरित मतलब आग्नेय और अवसादी चट्टान से मिलकर ही जो है कायांतरित चट्टान बनता है। मतलब ये आग्नेय और अवसादी चट्टान ये बदल जाता है, मतलब
टूट जाता है, एक प्रकार से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया के कारण ये दोनों चट्टान कायांतरित मतलब तर बितर टूट टूट के जो है कायांतरित चट्टान का निर्माण करता है। क्लियर है भाई? तो ये ज्यादा नहीं है कायांतरित में, ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात करूंगा ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी होता क्या है? देखो भाई, ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार है। स्थल मंडल में यह दिखाई देता है ज्वालामुखी जो है, अर्थात यह सबसे ऊपरी भाग में स्थल मंडल के भूपटल पर प्राकृतिक छेद मतलब अपने अपन जमीन में छेद हो जाते, दरार हो जाते, धरती है फाट जाते, और जब धरती फटते तो जिसके कारण यह पृथ्वी का जो पिघला हुआ लावा है राख भाप या गैस बन करके बाहर, मतलब जब धरती के अंदर में अत्यधिक गर्मी होते ना तबे लावा पिघलते, वही बाहर निकल जाते, जो कि एकदम गरम गरम लकलकात आगी बराबर लावा निकलते या राख निकलते, भाप या गैस धरती के अंदर ले बाहर निकलते, तो वही का कथन भाई हमन ज्वालामुखी। मतलब ज्वाला की तरह, आग की तरह जो है लपटे निकलते, एकदम लकलकात आगे की तरह पिघलत रहते, धरती से, धरती के सीना ला चीर के जब बाहर निकलते मोर दोस्त, तो वही का कहलाते? ज्वालामुखी कहलाते। ठीक है, अब ये ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है। बेसिक मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी जो कि ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं रहे, है ना, सक्रिय हो जाते जल्दी, तो कोलिमा ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ, विसुवियस, ये प्रसुप्त, और मेयन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है। शांत ज्वालामुखी जो एकदम शांत तरीके से आता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। कोह सुल्तान, देवबंद और पोपा ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हो गया। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका बना तो आना चाहिए आपके माइंड में। ऑस्ट्रेलिया में जो महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भूकंप की, कि आखिर ये भूकंप होता क्या है। देखो भाई, सबसे पहले हम बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करें कि आखिर ये भूकंप होता क्या है। भू मतलब पृथ्वी या धरती, कंप मतलब कंपन होना, मतलब धरती का कंपन होना, धरती का हिलना, भूमि का हिलना। ठीक है, अर्थात भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपनों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। देखो, भूकंप मतलब धरती के हिलना ही भूकंप है, और जो भूकंप का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मतलब सिस्मोलॉजी दैट मीन्स भूकंप का अध्ययन। ठीक है भाई, इसमें 3 तरीके से वाइब्रेट होते हैं, धरती में कंपन होते हैं, और कौन कौन से? एक तो है प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें। इस तरह से हम इसको पॉइंट के रूप में, प्रकार के रूप में जानते हैं। तो सर्वप्रथम प्राथमिक लहरें की बात करें तो यह पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। इसकी औसत वेग देखो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब क्या है? जो प्राथमिक लहर है इनकी वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ये प्रत्येक माध्यम से ये गुजर सकती है। द्वितीयक जो लहरें होती है यह एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो कि केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती है। प्राथमिक तरंगे मैंने बात किया सभी माध्यम में गुजर सकती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन द्वितीयक जो तरंग है वह केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकता है, और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है जिसका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरी आती है आपका सतही तरंगे। देखो, सतही तरंगे यह जो है क्या है, इसे लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये काफी लंबा होती है ये तरंग। इसकी औसत वेग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
ठीक है भाई, तो ये आपके भूकंप हैं जो कि धरती के कंपन से उत्पन्न होता है। थोड़ी सी मैं बात करूं भूकंप के झटके की जो कि भुज में आया हुआ था। भुज में जो भूकंप के झटके आए हुए थे यह 26 जनवरी 2001 को आया हुआ था और भुज शहर में यह भूकंप आया था जो कि रिएक्टर स्केल में 6.9 की तीव्रता को मापा गया था। अर्थात कहो बहुत बड़ा लेवल का यह भूकंप था। 6.9 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई थी। ठीक है, और यह भूकंप स्कूल में आया था जिससे इमारत गिर गया था और इमारत के गिरने की वजह से 971 छात्रों की मौत और 31 शिक्षकों की मौत हो गई। कितने की मौत हो गई दोस्तों? तो 971 बच्चे स्टूडेंट की और 71 टीचर जो है इस भूकंप की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। और ये भूकंप था भुज में आया हुआ। 26 जनवरी 2001 को भुज के शहर में ये भूकंप का पता चला था। आगे बात करते हैं वन की। वन क्या होता है? फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है। देखो, चूंकि हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत में अनेकों प्रकार के वन अंचल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। सर्वप्रथम बात करें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से स्पष्ट है, सदाबहार जो सदा हरा भरा हो उसको सदाबहार बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो वन है विषुवत रेखा प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ऐसे जो वन हैं अर्थात सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहने का तात्पर्य है ऐसे क्षेत्रों में जो हमेशा वन जो है हरा भरा रहता है 12 महीना, ठीक है, सदाबहार रहता है, सदा हरा भरा रहता है, इसलिए जो है इसको सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं चौड़ी चौड़ी पत्तियां रहती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं। ठीक है, और अक्सर आपको जो एनाकोंडा जो बड़ा सांप होता है ना, एनाकोंडा आपको इसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपको एनाकोंडा जो है देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो महोगनी, एबोनी आदि जो वृक्ष है यही सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष है। आगे बात करूं मैं, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वाले। देखो, अर्धपतझड़ मतलब क्या कहना है, यहाँ पर ये बीच बीच में झड़ने लगते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, जहां पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है ऐसे वर्षा वाला जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वाले वन कहलाता है। जैसे साल, सागौन, बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इनके जो पत्ते हैं एक समय आता है जब झड़ने लगते हैं फिर नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक है, ये अक्सर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि के जो वन हैं यह इसी उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वाले वन के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूं विषुवत रेखीय वन। तो विषुवत रेखीय वन क्या होता है? तो इन वनों में वृक्ष और जो झाड़ियां हैं दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। मतलब बड़े बड़े वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे वनों में और छोटी छोटी क्या मिलता है भाई, झाड़ियां भी देखने को मिलती है। दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे जैतून, ओक इसी वन में आपको देखने को मिलता है। मतलब जैतून, ओक कहाँ मिलेगा? विषुवतीय रेखीय वन में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बात करें टुंड्रा वन। देखो भाई, ये टुंड्रा वन है ना, ये पेंड्रा वन छन समझ लेना। कई साथी हमारे अगर पेंड्रा वन के हुई है तो फिर टुंड्रा वन क्या है? यह वन बर्फ से ढका रहता है। पूरा टुंड्रा वन मतलब बर्फों से घिरा हुआ रहता है और यहाँ पर गर्मी में मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। इसके उगते हैं मांस तथा लाइकेन का जो पौधा है यहां पर आपको उगता दिखाई देता है। अगला है मैंग्रोव वन, और ये वन जो है खारे पानी में रह सकते हैं। मतलब छोटे जो कई की तरह जो होता है ना खारे पानी में,
तो ऐसे वन अब मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान की द्वीपों में ऐसे जो वन है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रमुख आपके वन हो गया साथियों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसमें कुछ दिवस की बात करें, कुछ वनों से संबंधित बात करते हैं कि कौन से दिवस में क्या मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। जैसे 2 फरवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक एक करके आप चीजों को समझेंगे तब समझ में आता है। देखो, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस, 3 मार्च को विश्व अन्य जीव दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस, वो भी विश्व स्तर पर। ठीक है, इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, 1 से 8 सितंबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा 19 नवंबर की मैं बात करूं तो विश्व शौचालय दिवस, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण निवारण दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रमुख है विश्व स्तर की दिवस जिसको आपको विशेष ध्यान देना होगा। आगे मैं इसमें बात कर लूं कुछ वनों से संबंधित एक जो है भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है, वन अधिनियम बनाया गया है। देखो, अब वनों की बात हो ही रही है, अनेकों वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जैसे भारतीय वन अधिनियम, वन राष्ट्रीय वन नीति, तो ये अलग। देखो, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, ये 1865 में ब्रिटिश कालीन था, 1878 में ब्रिटिश कालीन था, फिर यह 21 सितंबर 1927 में बना। राष्ट्रीय वन नीति, ये भी 1952 में प्रथम बार बना। राष्ट्रीय वन नीति में क्या है, देश में भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 वन होना चाहिए, मतलब कम से कम 1/3 वन जो है इस धरती पर होना जरूरी है, ये राष्ट्रीय वन नीति कहता है। वनों का 4 वर्ग, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और वृक्ष भूमि होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब अलग अलग राज्य की सरकार द्वारा भी जो है कुछ कानून बनाए गए हैं वनों को लेकर। मध्य प्रदेश राज्य वनोपज वन नीति 1969 में बना, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बना 1974 में, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम बना 1981 में, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में, वन संरक्षण अधिनियम बना है 1980 में। इसके अलावा बात करूं मैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है 1986 में, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम बना है 1990 में, जैव विविधता अधिनियम बना है 2002 में, राष्ट्रीय वन आयोग बना 2003 में और अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम बना है 2006 में। ये तमाम जो है अधिनियम हैं जो कि निर्मित किए गए हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे हम इसी में बात करेंगे महाद्वीप की। महाद्वीप क्या होता है, आइए हम थोड़ी सी महाद्वीप पर भी चर्चा कर ले। देखो भाई, महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है ना। मतलब ये कहां पर पाया जाता है, महाद्वीप आपका स्थल मंडल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ये महाद्वीप आपका स्थल मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी में 7 महाद्वीप स्थित है। कितने महाद्वीप स्थित है संपूर्ण पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप स्थित है। और इन 7 के मैं नाम की यदि बात करूं तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाता है। और इसी अलग अलग महाद्वीप पर इंसान निवास करता है और इसीलिए दिन और रात जो है, अक्सर आप देखोगे कि हमारे यहाँ सुबह हुआ है तो आने देश में संझा हुआ थे और कहूँ देश में रतिया हुआ थे, तो इसी के वजह से ये आपको देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं, जब महाद्वीप की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, तथ्यों पर हम बात करेंगे। ठीक है भाई,
चलो देखो भाई, एशिया विश्व का क्षेत्रफल का 30%। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर प्रश्न में आ गया, कौन सा है भाई? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पूरा एशिया ही है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत शिखर है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, जो कि 8,850 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहां पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से भी क्या कहा जाता है? जाना जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा जो पठार है पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है 4,875 मीटर है, जिसके कारण ही इसे विश्व की छत के नाम से भी क्या कहा जाता है? जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? आपके पामीर के पठार को विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। आगे बात करूं मैं इसमें, विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वह है आपका चीन। लेकिन बहुत जल्दी हमारा भारत देश जो है इस श्रेणी में आने वाला है। ठीक है भाई। सबसे पहले अभी हमारे ये जो है आपके भारत देश में अब हमारा देश आने वाला है। पहले क्या है? अभी तक जो है चीन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की जो पॉपुलेशन डेवलप हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द जो है हमारा देश चीन से भी आगे निकल सकता है। ऐसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा देश अभी नहीं आया है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। कौन सा है भाई? मालदीव। ठीक है। अब विश्व में सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर, जो कि कितना है भाई? 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कैस्पियन सागर जो कि साइबेरिया में स्थित है। ठीक है। और इसकी जो है अगला हम बात करें, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा मानिसराम में होता है, मेघालय, जो कि भारत में है। ठीक है। अपडेट कर लेंगे भाई, ये सुधार हो चुका होगा। विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की भी मैं बात कर लूं तो गोरखपुर जो कि यूपी में है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है सुपेरियर झील, या जिसे सुपीरियर झील के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करूं तो न्यूयॉर्क का जो बंदरगाह है वह संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। याद रखना, अगर प्रश्न में आया नील नदी का उद्गम कहाँ है तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी आपके महाद्वीप से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिस पर हमने बात किया है। और ये तमाम चीजें जो मैंने अभी बात किया है स्थल मंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्थल मंडल का। अब आगे दूसरा बात करेंगे जल मंडल। अभी जितने भी हमने देखा स्थल मंडल देखा, अब हम बात करेंगे जल मंडल की। चूंकि मैंने बात किया है 29% जो भाग है वह स्थल है और शेष 71% भाग, कितना प्रतिशत भाग भाई? 71% जो हिस्सा है वह पूरी तरीके से जलों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब जलों से ही ये लबालब है, सराबोर है। पृथ्वी के देखो, अब इसमें पृथ्वी में उपस्थित जल का 97.5% जल महासागर है। मतलब देखो, चूंकि अब 71% भाग क्या है भाई? पूरा जल ही जल है। अब इस 71% में आपके 97.5 भाग महासागर के जल है, जो कि खारा है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते भाई? तो इस जल को खारा होने की वजह से हम इसको पी नहीं सकते। बहुत ज्यादा ये जल क्या लगता है मेरे दोस्तों? नमकीन लगता है। ठीक है, केवल और केवल 2.5% जल ही है जो कि पीने योग्य जल है, जिसको हम पी सकते हैं। अब 2.5% जो जल है यही पीने योग्य जल है। और
सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करें हम महासागरीय संरचना की बात करें, महासागरीय परिसंचरण की बात करें तो यह महासागर में 3 तरह से परिसंचरण उठती है। एक तो तरंगे उठती है, ज्वार भाटा निकल कर आता है और धाराएं जो है उत्पन्न होती है। तो ये 3 चीजें जो है बड़े बड़े महासागरों में उत्पन्न होती है। आइए हम इन पर भी थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करूंगा मैं सबसे पहले तरंग की। आपने देखा होगा बड़े बड़े महासागरों में तरंग निकलती है, लहरें निकलती है। और जो आप मानो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते ना, संगवारी हो, जे मन देखिया जे मन गंगा जही समुद्र तट में जाते ना, ओ मन काय लहरा लेथन कहते, भगवान को महिमा है, लहरा उत्पन्न होते बोलते। जबकि यही क्या है, साइंस की लैंग्वेज में तरंग है जो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो महासागरीय सतह पर जो जल लगातार उठते रहता है, क्योंकि वो महासागर मतलब एक बहुत बड़ा स्थल जैसा होता है, मैदान जैसा पूरा पानी से ही घिरा है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों उसमें तरंग उत्पन्न होना, है ना। और इसीलिए जो है ये क्या होता है, लहरें उठता रहता है, इन्हें ही तरंग कहते हैं। तूफान आती है तो तेज वायु चलता है तो और बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब बड़ी तरंगे होती है ना उत्पन्न, जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है। और इससे क्या होता है, भूकंप, इससे खतरा होता है, विनाश होने लगता है, बह जाता है, बड़े बड़े गांव शहर घर बस बहने लगता है। और इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण ही महासागरीय जल अधिक विस्थापित होता है, जिसके कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वाली तरंगे उठ सकती है। देखो भाई जो बड़े बड़े महासागरों में जो तरंग लहरें उठती है ना, जैसे हम तालाब में जा रथन, तालाब में जैसे बूढ़ के नहाथन, अब बूढ़ के नहाथन तो थोकन झलार मारथे, वो छोटे तरंगे वो हम एको बीतता उठत हुई। लेकिन जो महासागर की जो तरंगे हैं वह 15 मीटर तक ऊंचाई में उठती है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो 15 मीटर की हाइट में जो तरंग उत्पन्न हो रही है वह किसको किसको बहा कर ले जा सकता है ना। और जब कोई भी तरंग जब 15 मीटर तक जब उठ जाए उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब तरंग बहुत ही हाइट तक उत्पन्न हो जाए तो उसको सुनामी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लूं मैं। अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी है 150 मीटर मापी गई है, देख सकते हो, सोचनीय विषय है। 150 मीटर जो है सबसे बड़ा सुनामी मापा गया है। और ये जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से ये चलती है, जो कि मापा जा चुका है इसको। ठीक है, चलिए अब बार बार शब्द आ रहा है सुनामी सुनामी सुनामी। आखिर ये सुनामी क्या होता है, चलो देखो भाई सुनामी क्या होता है। एक तरह से इसको पृथ्वी का तांडव बोल सकते हैं। मतलब सुनामी मतलब क्या है भाई, बहुत ज्यादा जन धन की हानि, तांडव है एक प्रकार का। और याद रखेंगे जो सबसे बड़ा सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो सुनामी तरंगे उठी थी, इसमें बहुत ज्यादा जो है विनाश हुआ था। इस सुनामी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से डूब गया था। और ये जो सुनामी है 26 दिसंबर 2004 को आया हुआ था। ये तरंगे भूकंप का परिणाम था। मतलब जब भूकंप आई थी और ये जो है भूकंप जब वहां पर मापा गया था रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर पैमाने से, तो 9.0 अर्थात 9 जो है भूकंप वहां पर mm की भूकंप आया हुआ था। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया हुआ था। आप स्वयं सोच सकते हो, बहुत बड़ा विशाल जो है जन धन की हानि वाला ये सुनामी था। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान से की जा सकती है। ठीक है, अर्थात इस सुनामी में 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो सकती है, हो गई थी। देखो 10,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे उस सुनामी में, जो कि सबसे बड़ा सुनामी आया हुआ था। और बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले भी मिल सकते हैं। याद रखना, जब कोई बड़ा सुनामी आने वाला होता है 3 घंटे पहले आभास हो जाता है। और इन
3 घंटों में आप चाहो तो अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। इसी महासागरों में सुनामी के बाद में ज्वार भाटा भी निकलती है। ठीक है, अब दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा। देखो दिन में ये 2 बार ही जो है उठता है और गिरता है, यही ज्वार भाटा कहलाता है। अब इसमें ज्वार अलग और भाटा अलग। अब भाटा मतलब भाटा साग नो है मुरसंगी हो। ठीक है, चला ज्वार क्या है? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। मतलब देखना, जब एकदम ऊंचाई तक उठता है और झलार मारते हुए तट के बहुत ज्यादा भाग फिर से काट देते, ऊपर उठ जाते, डुबो देता है, तो ये ज्वार कहलाता है। और भाटा क्या है? जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, मतलब जो तट है उसके फिर से वापसी ले लेता है, तो उसको भाटा कहा जाता है। ठीक है, यही ज्वार भाटा है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जो है ज्वार भाटा की जो घटना है वह होती है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए देखिए, स्थल मंडल जल मंडल की हमने तो बात कर ली। अब हम थर्ड बात करेंगे वायुमंडल की। जल्दी से करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। चलिए वायुमंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल, वायु जिसमें हवा भरा हुआ है। ठीक है भाई, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन वायु विज्ञान कहलाता है। देखो वायुमंडल का जब हम ऊपरी सतह का अध्ययन करते हैं तो वह वायु विज्ञान कहलाता है, और वायुमंडल के निचले सतह का जब हम अध्ययन करते हैं ऋतु विज्ञान कहलाता है। समझ गए? अब वायुमंडल में गैसों की भी मात्रा पाई गई है। यहां पर मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है आपको कौन सी गैस दिखाई दे रही है, तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस जो ये दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में है। अर्थात 78% जो हिस्सा है पूरी तरीके से नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है। 21% भाग जो है ऑक्सीजन है, और बाकी छोटे छोटे भाग हैं जो कि अन्य गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और आर्गन जो गैस है 0.93% है। इसके अलावा भी कुछ और गैसों का मिश्रण है, लेकिन आपको ये 2 चीजें याद रखना होगा। इसके बाद चलिए वायुमंडल की संरचना की बात करें, तो देखिए बात जब आती है साथियों वायुमंडल की, तो वायुमंडल जो है आपके 5 परतों में विभाजित रहता है। और ये कौन कौन से 5 परत में विभाजित है मेरे दोस्तों? तो देखो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 जो है सतह अर्थात 5 मंडलों में वायुमंडल क्या हुआ है? विभाजित हुआ है। तो ये 5 मंडलों पर हम एक एक करके मोटी मोटा बात करेंगे भाई। सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे, पेपर में आपका अंग्रेजी में पूछा जा चुका है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, तो यह वायुमंडल के सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी मंडल में मौजूद देखो वायु में हम सांस लेते हैं, मतलब अभी जो हम सांस लेते हैं ना, मतलब पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई को ऊपर जाएंगे, 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसमें हम सांस लेते हैं। इसी में वर्षा होती है, कोहरा होती है, ओला आदि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है। तो प्रश्न आए मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, कोहरा आदि कौन से मंडल में होता है, तो ये सभी क्या होगा आपका क्षोभ मंडल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग, मतलब 13 किलोमीटर से आगे जब जाओगे 50 किलोमीटर तक, ठीक है भाई, तो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को समताप मंडल कहते हैं। और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। याद रखना हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है, अगर प्रश्न में आ गया समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। और इसी मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को रोकता है और हमारी रक्षा करता है। मतलब
ओजोन गैस कौन से मंडल में होगा? समताप मंडल में। हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। तो इस समताप मंडल से 2 प्रश्न निकलकर आ रहे हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे हम मध्य मंडल क्या होता है। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मतलब क्या है, 50 से जब ऊपर आप 80 किलोमीटर तक जाओगे तो यह मध्य मंडल आता है। ठीक है भाई, तो अंतरिक्ष में जितने भी आने वाले उल्का पिंड है आपको इसी मध्य मंडल में देखने को मिलते हैं और यही उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में आकर के वो जल जाता है। ठीक है, चौथा है भाई बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल जो है इसको आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। बाह्य मंडल में ही इसी परत का एक हिस्सा होता है जिसको आयन मंडल कहा जाता है। अब 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है आपका बाह्य मंडल कहलाता है और रेडियो संचार के लिए आपको इसी परत का, इसी मंडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम बहिर्मंडल की। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत देखो, 5वां है बहिर्मंडल, मतलब बाह्य एक तरह से कह सकते हो। वायुमंडल के सबसे ऊपर वाले जो परत है जिसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और इसी बहिर्मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अंतरिक्ष में तैरती हुई, उड़ती हुई गैसें आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं मौसम और जलवायु की। तो तापमान देखो, वायु में मौजूद जो तापमान अर्थात कद का गर्म है, कद का ठंडा है, उसी के परिणाम को जानना ही तापमान कहलाता है। ठीक है, दाब क्या है? इसको प्रेशर का नाम दिया गया है दाब। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दबाव है वही वायु दाब कहलाता है। वायु के मतलब जो हवा है, वायु के माध्यम से जो दबाव लगाया जाता है वही वायु दाब है और वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है। उच्च दाब के कारण ही स्वस्थ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसे ही क्या कहा जाता है भाई? पवन कहा जाता है। इसको भी याद रखना। चांद में वायु नहीं है, इसमें वायु दाब भी नहीं है। याद रखना, चांद में अर्थात चंद्रमा में वायु नहीं है। थोड़ा और बात कर लूं मैं इसमें, पवन क्या होता है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति उठती है उसी को पवन कहते हैं। मतलब उच्च से, इसमें देखो क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब गति होती है उसी गति को हम पवन का नाम देते हैं। और पश्चिम से आने वाली जो पवन है उसको पछुआ कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन ही लू कहलाता है। देखो, उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क जो हवा निकलती है ना, पवन जो निकलती है उसी को लू कहा जाता है। अब इसमें एक और शब्द आता है, वो है चक्रवात, जिसको प्राकृतिक आवेश या प्राकृतिक एक तरह से हम आवेश, झटका वगैरह भी बोल सकते हैं। तो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। मतलब ओडिशा के बंगाल की खाड़ी के आसपास सबसे ज्यादा चक्रवात देखने को मिलता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य की 5 जिलों में चक्रवात आया हुआ था उड़ीसा राज्य में। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जो राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई, जो कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से ये पवन आया हुआ था, जो कि 36 घंटे से भी ज्यादा तक ये रहा। मतलब 1.5 दिन से भी ज्यादा ये चला। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, कच्चे जो घर है वो भी नष्ट हो गए। 3 दिनों तक जो है भारी वर्षा होती रही। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर ले। इसी में आर्द्रता क्या होता है? तो जब जल पृथ्वी विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है और जल वाष्प बन जाता है, मतलब भाप बन के जब ऊपर उड़ जाता है वायु में, और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब ये भाप के रूप में ऊपर उठता है, उसी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। छोटी छोटी स्पेलिंग मीनिंग है साथियों। जीवमंडल क्या होता है? तो जीवमंडल जहां हवा, जल, स्थल के बीच का एक सीमित भाग होता है उसी को हम जीवमंडल कहते हैं। तो जल, थल, हवा सभी उसमें मौजूद रहता है। हिमनद को भी थोड़ा सा 2 लाइन में समझिए। हिमनद या हिमानी जो कि बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद मतलब, हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी। ठीक है, समुद्री तरंग। अब समुद्र तट तरंग जो है अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं।
मतलब समुद्रों में जो तरंग उठती है, समुद्री तरंग है, जो कि लगातार यह सैलों से बड़े जो चट्टान हैं उससे टकराती रहती है, जिसके कारण जो है दरार विकसित होता है और ये बड़ी और चौड़ी चौड़ी ये दरार होती है। ठीक है, वर्षा और वर्षा के प्रकार पर भी हम कुछ बात कर लेते हैं। तो वर्षा के कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रमुख वर्षा की मैं यहाँ पर बात कर लूंगा। जैसे पर्वतीय वर्षा, तो पर्वतीय वर्षा जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत हो वहां पर पर्वतीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा जहां पर्वत नहीं होती वहां पर संवहनीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के कारण जो वर्षा हो उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और सूर्य की भयंकर गर्मी, हवा गर्म क्षेत्र ये है जो कि बना लेती है चक्रवात के कारण। ठीक है भाई, तो आई होप आज की इस सेशन में आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की सेशन में हम आगे की टॉपिक पर बात करेंगे, अगले यूनिट पर बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों विमल सर को इजाजत दीजिए। और जो साथी हमारे हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो सीरीज आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसी से आपको डिटेल जो है मिल जाएगी। कई सारे साथी हमारे यूपीआई नंबर, अकाउंट नंबर की मांग कर रहे हैं, फोन पे मांग कर रहे हैं, बारकोड की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एप्लीकेशन में जाओगे, पीडीएफ में टच करोगे तो वहां पर जो है डिटेल अपने आप आ जाता है। फोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप टच करेंगे तो फिर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। यदि पेड क्लास या फिर पीडीएफ नोट से संबंधित किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई क्वेरी है, प्रश्न है, समस्या है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप अवेलेबल है 8839730092। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से पीडीएफ नोट्स या फिर हमारे पेड बैच को यदि ज्वाइन करना हो तो उनसे जुड़ा हुआ सवाल जो है आप हमको यहाँ इस नंबर से सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। जो साथी नए हैं भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।